है, लोकतंत्र मजबूत है। स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। एक दिन पहले सदन में जिस तरह से विपक्ष के नेता बोल रहे थे, उसके बाद आज दूसरा दिन था जब प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया। पहले तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण में विकास के विस्तार की तस्वीर दिखती है। और उसके बाद एक एक करके जिन जिन मुद्दों को विपक्ष ने कल उठाया था, लगभग तमाम मुद्दों को और उनके अलावा भी कई मुद्दों का उन्होंने जवाब अपने अंदाज में दिया, उसी अंदाज में जिस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं अपने भाषण के लिए। लेकिन सबसे अहम बात यह भी है कि अपने इस भाषण में वो जम्मू कश्मीर को नहीं भूले, बल्कि उन्होंने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया, जम्मू कश्मीर में बदलते हालात का जिक्र किया, जम्मू कश्मीर के बदलते सियासी हालात का, सामाजिक हालात का, आर्थिक हालात का जिक्र किया और यह भी कहा कि 370 नामी जो एक दीवार थी उसके गिरते ही किस तरह से वहां तब्दीली आई है। इस पर हम आज खास तौर से चर्चा करेंगे कि आज दरअसल लोकसभा में प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है उस पर किस तरह से अलग अलग दलों के लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है और उनके आज के इस भाषण को किस तरह से देखा जाए, समझा जाए। आप बने रहे हमारे साथ अगले आधे घंटे। आर्टिकल 370 की दीवार गिरी, पत्थरबाजी बंद है, लोकतंत्र मजबूत है। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ आज कहा है राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब के तौर पर उनका आभार व्यक्त करते हुए और साथ ही जो सवाल विपक्ष के जरिए उठाए गए थे, जो बिंदु उठाए गए थे उसका जवाब देते हुए, साथ ही विपक्ष पर हमला भी बोलते हुए, विपक्ष के बारे में जो पूरा कच्चा चिट्ठा है वो सामने रखते हुए प्रधानमंत्री आज बहुत सारी बातें कही हैं। लेकिन हमारा फोकस खासतौर से जम्मू कश्मीर को लेकर होगा। आज इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं कई खास मेहमान। हमारे साथ हैं हसनैन मसूदी जो एक्स MP हैं अनंतनाग से और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं। हमारे साथ RS पठानिया भी होंगे थोड़ी देर में जो प्रवक्ता हैं BJP के, और नम्रता शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस की, और इकबाल त्रिम्बू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, PDP के स्पोक्स पर्सन हैं। सबसे पहले मैं हसनैन मसूदी साहब आपकी भावना चाहता हूं और मेरा सवाल यह है कि आज जो इंतजार था कल के भाषण के बाद से ही, कल विपक्ष के जो नेताओं ने जो बातें कही थी और आज जब प्रधानमंत्री का एक तरह से इंतजार था कि वो अपने भाषण में क्या कुछ कहेंगे, आप आज के उनके भाषण को किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहले मैं इस बात का जिक्र करूं कि कल जो हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर का जो खिताब था वो मुझे लगता है तारीखी है। पिछले कई दहाइयों में ऐसा कोई खिताब या ऐसा कोई जो बात रखने का तरीका था वो भी दिखता नहीं है। हर एक मुद्दे को रखा गया, वो नीट का मुद्दा हो, वो अग्निवीर का मुद्दा हो, जो भी मुद्दे हैं जो भी उठाने हैं और जिन पर तवक्को है कि आगे बात होगी, वो सब बड़ी खूबी से, बड़े एतमाद के साथ, बड़े बगैर किसी इबाहम के उठाए गए। ठीक है। और अब रही बात की जो उनके जवाब में, जैसे कि आपने कहा कि हमारी तवज्जो होगी, केंद्रित होगी, हमारी मरकूज होगी जम्मू कश्मीर पर। देखिए, जम्मू कश्मीर के बारे में फिर वही बात हो रही है मुल्क को, अवाम को गुमराह करने की बात जी। जब जहाँ तक जम्मू कश्मीर के हकायक का ताल्लुक है, अभी 10 साल से यहाँ कोई नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, कोई असम्बली नहीं है, न ही इलेक्शन का जिक्र आज किया गया जम्मू कश्मीर के, और न ही राष्ट्रपति सदर जमहूरियत के खिताब में जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के, असम्बली इलेक्शन का कोई जिक्र किया गया था। अब ये बात रही जो बार बार कहा जा रहा है कि ये एक दीवार थी, ये दीवार नहीं, एक पुल था, यह पुल था जम्मू कश्मीर और मुल्क के साथ जो अपने रिश्ते थे, जो हमने जब रिश्ता जोड़ा था तो जो जमानतें दी गई थी वो यही जमानतों का एक पुल था। और ये 370 या 35 से दरअसल महाराजा ने जो यहाँ के लिए खुसूसी कवानीन बनाए थे उनके दिफा का था। अब वो रही पहली बात। अब ये कहा जा रहा है कि बार बार कहा जा रहा है कि देखिए, पथराव बंद हुआ,
लेकिन क्या कहीं पर बेईमानी बंद हो गई? अब देखिए, पथराव नहीं तो हाइब्रिड मिलिटेंसी इसी दौर की अब नई एक जो दरपेश है, हमारा चैलेंज है हमारे पास। अब जहां पर तशद्दुद की बात आई तो ये कहना है कि तशद्दुद खत्म हुआ। आप देखिए हमने कितनी कुर्बानियां दी हैं। अभी पिछले ही 6 महीने में आप देखिए, राजौरी हो, पुंछ हो, कुलगाम हो, शुपैया हो, यनड़ पहलगाम हो या बाकी जगह तशद्दुद हुआ और हमने अपने वीर जवानों को खोया। और कोकरनाग में हमने पहली एक कमांडिंग ऑफिसर खोया, 3 कैप्टन खोए। अभी जो हम एयरफोर्स के वेरियर्स हैं उन पर जो हमला हुआ। बात यह है कि जो ये सारी जो मामलात हैं ये तकजीब करते हैं उस दावा की जो 5 अगस्त 2019 को किया गया था कि इससे खात्मा होगा तशद्दुद का। दूरियां हैं। दूसरी बात है, मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है इलेक्शन के, जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ कि ये जी एक एतमाद था। बात यह है कि जो सिविल लिबर्टीज पर जो कदगन थी पिछले 5 साल में, तो अवाम ने ये वसीला जाना कि ये जो वोट है, जो पार्लियामेंट इलेक्शन में शिरकत है, ये एक वसीला है अपनी बात करने का। हर जगह ये बात हुई कि क्या 5 अगस्त 2019 के बारे में आपका रद्द-ए-अमल क्या है, आपका फैसला क्या है, और अवाम ने एक जवान होकर ये फैसला दिया कि हम खुश हैं। यानी जेके एनसी के लीडर कुछ इस परसेप्शन से बात कर सकते हैं, दूसरे लीडर कुछ दूसरे परसेप्शन से बात कर सकते हैं, लेकिन ये तो आप मानेंगे कि अगर आपकी जमहूरियत पर, जैसा वजीर आजम ने कहा कि जमहूरियत पर भरोसा बढ़ता दिखा इसलिए कि बड़ी तादाद में लोग घरों से बाहर आए, वोट डाला। तो विशाल एक बात करने की मुझे 1 मिनट दीजिए मुझे। अब देखिए, अगर ये सही बात होती कि नॉर्मल सी है तो जो भाजपा है तो उसने ये हिम्मत जुटाई होती कि वो कश्मीर से अपने नुमाइंदे मैदान में उतारती, ताकि वहां से कम या ज्यादा हिम्मत तो आपने भी नहीं दिखाई कि आप अकेले चुनाव लड़ते। आपने भी गठबंधन किया, आपने भी कांग्रेस का साथ लिया, आपने भी गठबंधन लिया। ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो सकता है, मैं इसमें हां नहीं करूंगा, ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो सकता है। बहरहाल ठीक है, आपने अपनी बात कही, मैं इस पर रिएक्शन ले लेता हूं, लेकिन उसमें ऐसा कोई सवाल तो आपसे भी कर सकता है कि आपने भी अकेले क्यों नहीं चुनाव लड़ा? अगर आप में हिम्मत थी तो आप अकेले चुनाव लड़ते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्ट्रेटेजी है। हमने सारे मुल्क में, हमने इंडिया अलायंस में सब उसका हिस्सा है, इसीलिए तो कह रहा हूं ना, हमने सारे मुल्क में इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ा। तो इंडिया अलायंस का हिस्सा है। उसे ऐसा लगा कि हम अकेले जाएंगे। वो खुद उतरे, मैं मुद्दे से नहीं, और जो उनकी जमात है उनकी जमानतें जब्त हो गई। आज जिस तरह से वजीर आजम की बातों को सुनने का लगभग पूरा देश इंतजार कर रहा था, वजीर आजम ने अपने भाषण में जम्मू कश्मीर का जिक्र किया, ये अहम है। और न सिर्फ जम्मू कश्मीर का जिक्र किया बल्कि जो तब्दीलियां महरूनमा हुई उसका भी जिक्र किया। आरिस पठानी हमारे साथ मौजूद है। पठानी साहब, मैं आपके पास आता हूं, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो, बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है। आज किस तरह से वजीर आजम के इस भाषण को देखा जाए? एक तो ओवरऑल, लेकिन चूंकि हमारा फोकस ज्यादा जम्मू कश्मीर पर है, हिमाचल पर रहता है फोकस, इसलिए उस पर ज्यादा उसके रिगार्डिंग बात करना चाहते हैं। जी पठानी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आप अनम्यूट कर लें खुद को। जी तो आप अनम्यूट कर ले और बोलें। जी, मेरा आवाज आ रहा है? मैं अनम्यूट, आपकी आवाज आ रहा है? कैरियर। जी, थैंक यू। तो मैं बड़े साफ और स्पष्ट शब्दों में अगर प्रधानमंत्री जी का जो एड्रेस था राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे, साफ, संक्षिप्त और बिल्कुल सटीक था। सरकार ने पिछले 10 वर्षों में क्या किया और मोदी 3.0 को क्या विजन है, इसके फोकस था, इसके आधारित था। और पिछले 3-4 दशकों से जो एक बहुत बड़े एक गलती है जिसे ब्लंडर्स के नाम पे कहा जाता है, एक्ट्स एंड ओमिशंस ऑफ वेरियस गवर्नमेंट्स, उस पर भी काफी रोशनी डाली गई। अब आपका आज का जो मौजूद है इस पर अगर फोकस करें, देखें धारा 370, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर जज साहब, एक एस्टीम्ड जज हैं, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं, एक लीगल लुमिनरी हैं। ऐसा है साहब कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसके जवाहरलाल नेहरू भी सदस्य थे, जिसके शेख मोहम्मद अब्दुल्ला भी सदस्य थे, और उसी कॉन्स्टिट्यूएंट टेम्परेरी प्रोविजन प्रावधान रहेगा। 1963 की पार्लियामेंट में नेहरू जी खुद संसद के पटल पे बोले हैं कि धारा 370 तकरीबन जा चुका है, क्योंकि धारा 370 सिर्फ एक खोखला, एक शेल की तरह रह गया। गुलजारीलाल नंदा भी उनके बाद 1963 में बोले, नरसिम्हा राव जी बोले 91 में कि धारा 370, हालांकि जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का जो स्पीच है आरएसपुरा का, जिससे और उस स्पीच के बाद जिसके कहते हैं बाद में फिर उनका सरकार जो गिराया गया, वो भी कहीं ना कहीं धारा 370 के फैसले को कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्ट करता था। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो रिजॉल्व जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जो जवाहरलाल नेहरू, जो उस देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पूरे देश को कहा था कि ये टेम्परेरी है और बाद में जाएगा,
लेकिन है। ना किसी में करेज थी, ना किसी में कन्विक्शन था, ना किसी में दम था। वो अगर भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने किया तो उसमें परेशानी ही क्या। ठीक है। धारा 370 में आज तक सिर्फ सब्ज बाग दिखाया है। अगर आप जगमोहन जी को कोट करें उनकी फ्रोजन टर्बुलेंस में, उन्होंने कहा दिस इज एन आर्टिकल ऑफ डिसेप्शन, डिसीट एंड डुप्लिसिटी, इट सिंपली स्क्रैचेस एंड इट डजंट गिव एनीथिंग। मैं दो चलते चलते रनिंग हेड में, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पूरे देश में था, यहाँ क्यों नहीं है, ये बड़ा साफ और स्पष्ट। अगर ट्राइबल रिजर्वेशन, मसूदी साहब पिछली बार मेंबर पार्लियामेंट थे, आज इनका हल्का जिसे कहते हैं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व होने वाला है, डिलिमिटेशन कम्स उसमें, तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन एसटीज के लिए जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं थी। राइट टू फेयर ट्रांसपोर्टेशन कंपनसेशन एक्ट वो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं था। तो मैंने 3 इंस्टेंसेस से कोट करना चाह रहा हूं। वो जो पावर्स दैट वी को जो सूट करता था उसके लिए कोई धारा 370 नहीं, और जिससे ठीक है पठानिया साहब, मैं फर्स्ट रिएक्शन ले रहा हूं, मुझे सबको मौका देना है, मैं फिर आपके पास आता हूं, आप बने रहे। नम्रता शर्मा हमारे साथ मौजूद है, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस। नम्रता, ये कहा जा रहा है कि जितने भी मुद्दे कल विपक्ष की तरफ से उठाए गए थे, जैसा अभी फर्स्ट रिमार्क्स उन्होंने हसन मसूदी साहब ने दिया है, मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने क्या आज जो भाषण दिया, क्या हर एक सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दे दिया, और क्या प्रधानमंत्री ने एक तरह से कहा जा रहा है कि उन्होंने आईना नहीं दिखा दिया विपक्ष को? देखिए, आईना तो कल राहुल गांधी जी ने दिखाया नरेंद्र मोदी को, जिसपे नरेंद्र मोदी को 2 बार, अमित शाह जी को 3 बार, राजनाथ जी को 4 बार उठना पड़ा। तो आईना जो दिखाया वो विपक्ष ने कल दिखाया, और एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन जैसे राहुल गांधी कल बोले तो वो अकेला एक सब पे भारी दिखा। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी तो खुद कहते थे कि मैं अकेला सब पे भारी, लेकिन दुनिया और देश ने देखा कि किस तरह से एक अकेला नेता बोल रहा था, गरज रहा था, और विपक्ष कल मजबूर हो गया, अपने लिए संरक्षण मांग रहा था यहाँ पे स्पीकर साहब से लोकसभा के। तो वही स्पीकर हैं ओम बिरला जी, जिन्होंने निष्कासित किया था 150-150 सांसदों को, 144 सांसदों को इस संसद से। तब इन्होंने उनके लिए संरक्षण नहीं मांगा। कल जब यहाँ सच्चाई सुनने की बात आई, जब उन्होंने बात की नीट के ऊपर, उन्होंने मसले उठाए, उन्होंने आपकी अग्निवीर पे मसले उठाए, उन्होंने मणिपुर पे बात करी, उन्होंने महंगाई पे बात करी, तो किस तरह से ये घबराए हुए उठे और बोलना पड़ा। नरेंद्र मोदी को कल वहां बैठना पड़ा ताकि वो सुन सके राहुल गांधी को, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को। अब संसद उस तरह से नहीं चलेगी जैसे नरेंद्र मोदी जी ने इसको चलाया पिछले 10 वर्षों के अंदर, जिस तरह से मनमाने कानून जहां चाहे जो कर दिया। आज तो लगभग हर मुद्दे पे पीएम ने बातें कही है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 बार से लगातार कांग्रेस जो है 100 के नीचे रह गई। देखिए, 100 के नीचे रह गई, उनको कांग्रेस की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो तो कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत हो गई। आज उसी कांग्रेस ने इनको कटघरे में खड़ा किया है और जवाब देने पे मजबूर किया है, विवश किया है। आज आपने चुनाव के दौरान भी देखा और चुनाव के बाद भी देखा किस तरह से नरेंद्र मोदी आज भी 370 का डंका बजा रहे हैं। यहीं से नारा दिया था कि 370 भाजपा लेगी और 440 से ज्यादा एनडीए लेगी। एनडीए का नाम नहीं लिया पूरे चुनाव के अंदर, लेकिन आज जो नायडू नीतीश डिपेंडेंट अलायंस है एनडीए, आज मजबूर हो गया, विवश हो गया एनडीए का नाम लेने के लिए। ये ताकत है विपक्ष की। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, कांग्रेस अपने आप में इतनी मजबूत है कि वो इनको मजबूर कर दे कि ये अपनी नीतियों के खिलाफ जो इन्होंने कुनीतियां देश के अंदर फैलाई हैं, इनको झुकना होगा। आज अगर हम बोलते हैं कि 24 लाख बच्चे जो नीट से ग्रसित हैं, आप उस पर जवाब दीजिए, क्यों नहीं जवाब देना चाहते? ठीक है, मैं थोड़ा इस पर जी बिल्कुल नम्रता जी, मैं फर्स्ट रिएक्शन ले लूं सबसे। चौथे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनके पास भी आता हूं, फिर आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ इकबाल तरंबू है, पीडीपी के स्पोक्स पर्सन है। इकबाल जी, पीएम आज संसद में जब बोल रहे थे, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो उनका जवाब था, विपक्ष को निशाने पर लिया, लेकिन कश्मीर को नहीं भूले। उन्होंने बताया कि कश्मीर में किस तरह से जो है जब बातें होती थी 370 के हटाने को लेकर के, या उस बारे में सोचा ज्यादा तो ऐसा लगता था कि बिल्कुल पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन अब देखिए वहां पर हालात बिल्कुल बदल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, क्या ये वाकई ये नंबर से इशारा नहीं करते हैं कि बड़ी तादाद में लोग घरों से बाहर निकले, वोट दिया, जो हमने लोकसभा में वोटों का फीसद दिखा है? अब देखिए, ये जो प्रधानमंत्री जी 370 की बात करते हैं, चाहे लोग पार्लियामेंट में करे या वैसे करें, ये तो वो उनकी एक मजबूरी बन गई है 370 के बारे में बात करने की। वो सारे मुल्क को गुमराह करते हैं कि 370 को एब्रिगेट करने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हुए हैं। वो ऐसा दिखाते हैं मुल्क के लोगों को जैसे कि जम्मू कश्मीर 370 के होते हुए किसी और मुल्क का हिस्सा था, और इसको एब्रिगेट करके हमने उसको हिंदुस्तान का हिस्सा बना दिया। ये सरासर गलत इंफॉर्मेशन है। जम्मू कश्मीर 1947 से
हिंदुस्तान का हिस्सा था और आज भी है। और दूसरी बात यह है हालात का ठीक होना, 370 के साथ इसका कोई मेल मिलाप नहीं है। अगर आप 1989 से पहले की बात करेंगे तो 370 वहां था और हालात बहुत अच्छे थे। आज भी अगर हालात ठीक हुए हैं उसके लिए कुछ और फैक्टर जिम्मेदार है, न कि 370 का एब्रिगेशन। यहाँ पर 1989 से हालात खराब थे और मुसलसल यहाँ पर कोशिश की गई कि यहाँ पर मिलिटेंसी कम हो। इसमें 370 का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का कंट्रीब्यूशन है, इसमें हमारे पुलिस का कंट्रीब्यूशन है, इसमें हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का कंट्रीब्यूशन है। और आज जबकि हम देखते हैं कि हाँ, जम्मू कश्मीर के एक खिते से मिलिटेंसी की जो एक्टिविटीज है वो कम हुई है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें लगता है एक शिफ्ट हुआ है। ये मिलिटेंट एक्टिविटीज कश्मीर में कम तो हुई है, लेकिन जम्मू खिते में हम देख रहे हैं कि ये बढ़ गई है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी भी पूरी तरह मिलिटेंसी पर कंट्रोल नहीं पाया गया है। हाँ, ये बात सच है कि कुछ बेहतरी आई है, मगर ये बेहतरी की वजह एब्रोगेशन ऑफ 370 नहीं है। भाजपा ने और बदकिस्मती से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने और हमारे होम मिनिस्टर साहब ने ये 370 एक इलेक्टोरल मुद्दा बनाकर सारे मुल्क के सामने पेश किया और एक गलत इंफॉर्मेशन जो है सारे मुल्क को पिछले 10 सालों से ये दे रहे हैं कि 370 जो इन्होंने किया, जो कि इनके मैनिफेस्टो में था, इसी की वजह से जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हुए हैं, जो कि गलत है। राज सवाल वोटर टर्नआउट, तो वोटर टर्नआउट की सबसे बड़ी वजह थी कि इन 30 सालों में जो सबसे बड़ा वाक़ा जम्मू कश्मीर में हुआ, जो उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, तो वो एब्रोगेशन 370 का था। और इसी के रिजेंटमेंट में आज लोग जो है वो बाहर आए, बड़ी तादाद में बाहर आए और एक रिजेंटमेंट, एक मैसेज दिल्ली को दी कि ये जो आपने 5 अगस्त 2019 को किया, एक तरफा फैसला जो लिया जिसमें जम्मू कश्मीर के अवाम का कोई दखल नहीं था, ये जम्मू कश्मीर के अवाम को मंजूर नहीं है। लेकिन क्योंकि इसकी बात करने से भाजपा को इलेक्टोरल बेनिफिट सारे हिंदुस्तान में मिलता है, सारे हिंदुस्तान में ये लगता है कि भाजपा ने ये करके एक बहुत बड़ा किला फतह किया है और ये एक अचीवमेंट के नाम से जो है पूरे मुल्क में इसको बेचते हैं, इससे इनका इलेक्टोरल बेनिफिट होता है। ठीक है, बाकी ये मुझे लगता है पठानिया जी आपको हर एक के जवाब को बहुत आप बगौर सुन भी रहे होंगे और आपको सबका शायद जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ये जो है 370 की बात को इस तरह से मानने को तैयार नहीं है कि उसके वजह कर जो है वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की वजह कुछ और बताई जा रही है। पठानिया जी, मैं आपसे इस पर रिएक्शन चाहता हूँ। जो बात शुरू में हसनैन मसूदी साहब ने कही, वही बात लगभग इकबाल ट्रंप भी कह रहे हैं कि 370 वजह नहीं है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की वजह कुछ और है। आपका रिएक्शन? जी, धारा 370 के जाने के बाद सबसे पहले तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर पर, विशेषकर कश्मीर दिल्ली में आई है। रिकॉर्ड टूरिस्ट टर्नआउट, इस रिकॉर्ड टूरिस्ट टर्नआउट के साथ साथ भी लोकल जो स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री जो यूनिट्स हैं उनमें भी बहुत बड़ा बूम आया, टूरिज्म में बहुत बड़ा बूम है। और ये जो बाइकआउट कॉल के बावजूद भी आप अगर बात करें कि कश्मीर में मोस्ट रिस्पेक्टेड बोलूँ, क्रेडिबल वॉइस बोलूँ, सेपरेटिस्ट कैंप में मीरवाइज उमर फारूक आज उन्होंने भी कहा है कि अगर लोग अब अगर चुनाव की तरफ जाएं तो मुझे कोई परेशानी नहीं। जो बाइकआउट की बात करते थे तो प्रवक्ता ने कहा वी ऑल्सो वांट टू बी पार्ट ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस, क्योंकि पाकिस्तान से बार बार इसमें कुछ छुपी बात नहीं है कि यहाँ पे पोल बाइकआउट इन्फोर्स करते थे। और इस पोल बाइकआउट कॉल वो छिटपुट घटना जिससे जम्मू कश्मीर की शांति को खराब करने की कोशिश की थी, उसके बावजूद भी बारामूला और श्रीनगर पार्लियामेंट्री हल्के ने जो नया एक इतिहास लिखा है, वो जो जीता वो भी जीता, दैट्स ए सेपरेट इशू। लेकिन पॉइंट इसकी डेमोक्रेसी प्रजातंत्र 40 वर्ष बाद इसका क्रेडिट डायरेक्टली हमें 5 अगस्त 2019 के लैंडमार्क फैसले को देना चाहिए। मैं जज साहब के ध्यान में ले आऊं, जज साहब ये बता रहे, सारे दर्शकों को भी बता रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव डिलिमिटेशन ऑर्डर किया गया। मार्च अप्रैल 2022 में इसका ड्राफ्ट रिपोर्ट आया, सितंबर अक्टूबर में इसको भारत के संसद में से किसी को भी इंटरप्ट करना हो तो आप प्लीज इशारा कर सकते हैं हसनैन साहब, क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन में ले चुका हूं, हसनैन साहब हो या इकबाल ट्रंप हो या नमिता शर्मा, ठीक है? अब बिल्कुल मैं आता हूं जी, प्लीज प्लीज रेज योर हैंड, आई विल कम टू यू जी। थोड़ा सा बोले आप, हाँ आप थोड़ी बात अपनी कंटिन्यू करें जी। पठानिया साहब
जी मैं इस पे डिटेल से तफसील पे आ रहा हूँ जी। कि ये जो परसेप्टिबल चेंज है जम्मू कश्मीर में, जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, जो एक लैंडमार्क, एक जो वोटर टर्नआउट है, जो टूरिस्ट सीजन बड़ा है, जो एक ट्रांसपेरेंसी केंद्र के डायरेक्ट कंट्रोल से, वरना जम्मू कश्मीर तो किकडम माना जाता था, जिसकी जो मर्जी आएगी जैसा करेगा, जी भाई भतीजाबाद होगा, सिफारिश ठीक है होगा। ठीक तो ये है। जो मैं इसके लिए नम्रता आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी क्लीननेस है, ये 5 अगस्त 2019 के लैंडमार्क कमिंग टू यू, नम्रता बोलिए। एंड वी हैव एवरी पॉइंट टू टेक क्रेडिट। हम अपनी पीठ भी थपथपाएं और लोगों का श्रेय भी इसमें लें, इसमें कोई बुरी बात गलत बोल रहे हैं। 370 से तमाम वो चीजें, जैसे सुप्रीम कोर्ट का यहाँ इंटरवेंशन, भारतीय सेना की यहाँ पे इंटरवेंशन, वो बिल्कुल 370 के बावजूद भी यहाँ पे थी। हमने ये जब तय किया था, जब इक्लाक हुआ था, 370 के तहत जो चीजें बची थी वो थी सेफ गार्ड ऑफ लैंड एंड जॉब्स। वो बहुत जरूरी थी। आज भी आपने देखा नॉर्थ ईस्ट के अंदर, हिमाचल के अंदर तमाम लोग अपनी स्टेट की मजबूती की बात करते हैं। अगर हमारे यहाँ के लोगों के पास वो सेफ गार्ड्स थे तो मुझे लगता है कि पठानिया साहब, वो लोगों की बहुत जरूरी मांग थी यहाँ की। उसके ऊपर आज भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते। मुझे छोटा सा अगर बात करने देंगे, मुझे लगता है कहीं पे भी आपने इसका जिक्र चुनाव के दौरान, पार्लियामेंट संसदीय चुनाव के अंदर नहीं किया। लेकिन आज जो आप बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ बुक्स में अच्छी लगती है और टेलीविजन पे अच्छी लगती है। असली में जो घाटा और खमियाजा 370 के बाद जनता ने भुगता है, वो मोदी जी को पहले कानून बनाने का हक जम्मू को था। आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट विषय उठाया, लेट मी रिस्पॉन्ड। नम्रता जी, यू हैव पिक्ड अप ए वेरी इंपॉर्टेंट इशू। नम्रता जी, आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट विषय उठाया है, लैंड और जॉब्स का। लेट मी क्लैरिफाई, एक बात बड़ी साफ और स्पष्ट है, जम्मू कश्मीर की लैंड और जॉब्स सिर्फ जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल को ही मिल सकती हैं। जम्मू कश्मीर का जो डोमिसाइल नहीं है, ना यहाँ पे नौकरी कर सकता है, ना यहाँ पे जमीन खरीद ठीक है, एक ना यहाँ पे मिनट वक्त कम है, सबको मौका दूंगा। हसनैन मसूदी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हसनैन मसूदी, सीनियर लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस, हसनैन मसूदी जी। लेकिन उसका कहीं भी आपने, हसनैन साहब, कितनी सारी ऐसी नौकरियां आपने नम्रता प्लीज, देखिए जब नम्रता प्लीज, नॉर्मलसी की बात करते हैं तो नम्रता प्लीज, हसनैन साहब बोले। इसको बड़े सीनियर नेता है मसूदी साहब, सुन लें, ये लीगल डोमिनेशन सुन लें। विशाल जी, जब प्राइम मिनिस्टर साहब नॉर्मलसी की बात करते हैं तो सवाल ये उठता है कि नॉर्मलसी का इंडिकेटर क्या है। और ये जो नॉर्मलसी का इंडिकेटर टूरिज्म नहीं है, क्योंकि टूरिस्ट यहाँ आता रहा है पिछले 200 साल से। बात यही, क्या आप नॉर्मलसी का इंडिकेटर है, क्या आप में हिम्मत है यहाँ इलेक्शन कराने की, यहाँ पर एक नुमाइंदा। नम्रता प्लीज, हसनैन मसूदी जी जवाब दे रहे हैं, थोड़ा सुन लेते हैं। हसनैन मसूदी कुछ कह रहे हैं, नम्रता जी आप कुछ कहिएगा। पहले मेरी बात का जवाब दे पठानिया साहब। मैं लूंगा जवाब, मैं जवाब लूंगा। नम्रता प्लीज होल्ड ऑन। इंडिकेटर रखा है, मैं जवाब चाहती हूँ। ठीक है हसनैन साहब, अभी हसनैन साहब बोल रहे हैं, बोलिए। इंडिकेटर क्या है नॉर्मलसी का? जी नॉर्मलसी का इंडिकेटर टूरिज्म नहीं है। टूरिज्म तो यहाँ होता रहा है। देखिए, एक ही बार यहाँ पर यात्रा बंद होगी, वो 5 अगस्त 2019 को, जब मरकजी सरकारें बंद कराई, वरना ये कि सैकड़ों साल से मुतवातिर चलती रही है। इंडिकेटर है नॉर्मलसी का जब यहाँ पर असेंबली का इलेक्शन हो। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज भी पार्लियामेंट के फ्लोर पर जम्मू कश्मीर, जबकि 3 रियासतों के इलेक्शन का जिक्र किया, लेकिन जम्मू कश्मीर की असेंबली के इलेक्शन का आज भी जिक्र नहीं हुआ। देखिए, अगर आप यहाँ पर एक ब्यूरोक्रेसी के हवाले आपने 1.5 करोड़ लोगों को किया है और आप ये हिम्मत नहीं है कि आप यहाँ पर इलेक्शन कराएंगे, एक नुमाइंदा हुकूमत बनाए, और जो तो आप देखिए आप कैसे दावा कर सके नॉर्मल। दूसरी बात है, उन्होंने कहा था आर्टिकल 370, ये एक डिसेप्शन की बात थी। अब देखिए, हमारा ILP इनर लाइन परमिट 7 रियासतों में है, मणिपुर में है, अरुणाचल प्रदेश में और 7 रियासतों में, जहां आप विशाल साहब, आप और मैं नहीं जा सकते परमिट के बगैर। क्या वो भी डिसेप्शन है? देखिए, हमारा एक विफाकी निजाम है जहां जम्मू कश्मीर को कुछ हुकूक दिए गए थे, इसी तरह अरुणाचल को कुछ हुकूक दिए गए थे, बोडोलैंड को कुछ हुकूक दिए गए थे, मणिपुर को, नागालैंड को। तो ये एक विफाकी निजाम का एक हिस्सा था, एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म था। तो इसको डिसेप्शन कहना, और ILP जो अरुणाचल प्रदेश को, जहां पर इनर लाइन परमिट में जसरोटिया साहब, मैं और आप नहीं जा सकते। मैं अब फाइनल कमेंट के लिए आ रहा हूं आप सबके पास। मैं 30 सेकंड्स दे पाऊंगा आप सभी को। तरब्बू जी, आपसे स्टार्ट करते हैं, ओनली 30 सेकंड्स, फाइनल कमेंट। जी मेरे को जो मैंने आपसे अर्ज किया, मैं आज भी आपसे यही कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के लोग एब्लिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 से नाराज है, क्योंकि ये फैसला एक तरफा फैसला था और ये भाजपा ने अपनी पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए लिया था, ना कि जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए। आप लद्दाख के लोगों को देखिए, उनके हालात देखिए, आप जम्मू के लोगों की तरफ देखिए, आप कश्मीर के लोगों की तरफ देखिए। रहा डेवलपमेंट का सवाल, तो मैं आपको ये बता दूं कि इन 5 सालों में जम्मू कश्मीर जिस
रैंक पर इससे पहले आता था जो हमारा जी स्टैटिस्टिक्स जी है। चलिए उससे भी द्रबू जी, मेरे पास वक्त की कमी, आर एस पठानिया, योर फाइनल कमेंट। जी, मैं जिस पॉइंट पे आपने बात कर रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक व्यू तो ये पॉइंट जो है डेवलपमेंट 1950 की से बात पहले कर की रहे हैं, पोजीशन ये की बात सारा करते हैं। एक प्रोपेगेंडा है, पीपल्स डेमोक्रेटिक दिखावा है। पार्टी किसी और एक सिस्टम की पैसे बात की करती है, इन्वेस्टमेंट जम्मू कांग्रेस कश्मीर अदर में नहीं खड़ी है, आई ना ये इधर है ना उधर है। कोई- बट मैं साफ और स्पष्ट बोलूं, वो है, लैंड्स और लोग जॉब्स में परेशान हैं, बिजली 1947 से दस्तयाब पहले की नहीं है, स्थिति बिजली की भारतीय जनता फीस पार्टी ने हर जम्मू लोग कश्मीर में एक इंड्यूस बार किया। बढ़ा दी जाती है। महाराजा का जो चलिए, स्टेट सब्जेक्ट नम्रता, लॉस था, 30 जिसमें seconds, क्लास no, 1, क्लास 2 20 और seconds क्लास to you, 3, नम्रता, please. उसमें स्टेट आपको पहले मौका दिया है मैंने जी। सवार ही मैदान जंग में वो तुल्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, जो लड़ाई नहीं कश्मीर के अंदर, वो कश्मीर में एक शांति बहाली की बात करते हैं। झूठ और भ्रम की जो राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी को उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है जम्मू कश्मीर की जनता ने। आज अगर ये कहते हैं कि जम्मू में भी इनकी विजय हुई है, तो कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है। आने वाले विधानसभा चुनावों में इनको मुंह की खानी पड़ेगी। चलिए यूनियन देखते हैं आगे टेरिटरी क्या की होता है, कभी लेकिन भी फिलहाल जम्मू तो कश्मीर उन्होंने में नहीं लगभग की, हर एक कभी मुद्दे पर लद्दाख अपनी में बात नहीं रखी की। है और जोरदार जो उन्होंने भाषण दिया है। और उनके मुताबिक जो उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर में हालात बदल रहे हैं, आंकड़े बताते हैं कि जिस तरह से बड़ी संख्या में वोटर्स बाहर आए, उन्होंने वोटिंग की, अब उसका परसेप्शन अलग अलग है। सियासी जमातें, अलग लीडर अपने अपने अंदाज से उसका जो है वो उसको डिफाइन कर रही है। लेकिन फिलहाल आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास विषय पर अपनी राय देने के लिए। आप बने रहने दो टीम जेके के साथ, मुझे दें इजाजत।